फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो मैं फिर यहाँ क्रैश कोर्स की नई लेक्चर के साथ आ गया हूँ। ठीक है, और ये क्रैश कोर्स के लिए जो लेक्चर है वो क्या है, आज फंक्शन है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर 7 कोऑर्डिनेट के साथ साथ स्टैटिस्टिक मैंने यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस अपलोड किया हुआ है डाउटनट ऐप पे और डाउटनट यूट्यूब चैनल पे, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आता है यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इससे एक क्वेश्चन तो जेईई मेंस में हर साल आ ही जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही क्रैश कोर्स में चैप्टर पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैश कोर्स में हम जितने भी डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट होते हैं वो डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस फॉर्म में आपके लिए वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन चैप्टर जो है क्रैश कोर्स की 8th लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले के 7 लेक्चर आप उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे लेट ए एंड बी be the two given sets if each element of small a is associated with capital A with a unique element b which lies in the set b under the rule of f। f कोई certain condition होगा जिसके अकॉर्डिंग जो स्मॉल एलिमेंट a है जो कैपिटल a को बिलोंग करता है और जो स्मॉल एलिमेंट b है जो कैपिटल b को बिलोंग कर रहा है, ये एक दूसरे से क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। तो इस रिलेशन को, इस टाइप के रिलेशन को क्या बोल देते हैं यहाँ पे, फंक्शन। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें, ठीक है, तो बेसिकली अगर एलिमेंट ए जो है वो फंक्शन से फंक्शनली रिलेटेड है किससे, बी से। ठीक, सच दैट ए बिलोंग्स टू द कैपिटल सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल बी। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अलग अलग नेमिंग होते हैं। बी को क्या बोलते हैं, बी इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ ए। ठीक है, बी जो बेसिकली बी के लिए अगर अपन एफ में इमेज देखेंगे तो बी किसका इमेज होगा, ए के लिए, और ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी। ठीक है, अंडर एफ। तो ये एफ के कंडीशन के लिए जो फंक्शन एफ है उसके अकॉर्डिंग बी क्या होगा, इमेज ऑफ ए, और ए को क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ बी। ठीक है, अब फंक्शन के लिए रिप्रेजेंटेशन अगर अपन देंगे तो फंक्शन को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इधर बाय मैपिंग कर सकते हैं, मैपिंग करके भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अलजेब्रिक मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म चेक करते हैं। अब फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट फॉर्म अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म क्या था, मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग के थ्रू फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ द एलिमेंट ए विथ एलिमेंट बी। ठीक है, तो फंक्शन के लिए क्या डिफरेंस होता है, तो अगर स्मॉल एलिमेंट ए जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है और स्मॉल एलिमेंट बी जो है वो सेट बी को बिलोंग करता है, तो ये फंक्शनली रिलेटेड होगा इस तरीके से। ठीक है, ये इज फंक्शनली रिलेटेड विथ बी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि बी जो होगा वो क्या होगा, इमेज ऑफ ए अंडर द मिरर एफ। यहाँ से अगर अपन f1 फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है, तो f1 फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये इस तरीके से a जो है वो p से रिलेटेड है, b जो है वो q से रिलेटेड है, और c जो है वो r से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर अपन फंक्शन f2 के लिए रिप्रेजेंटेशन देखेंगे मैप में, a जो है w जो है वो a से रिलेटेड है, b जो है b के लिए मैपिंग क्या होगा, x के साथ में, और c के लिए मैपिंग y, और d के लिए भी मैपिंग y हो जाएगा। फंक्शन 3 के लिए अगर अपन मैपिंग देखेंगे तो a के लिए मैपिंग क्या है यहाँ पे l, b के लिए मैपिंग क्या है m, और c के लिए यहाँ पे 2 इमेज आ रहा है n और o। c के लिए यहाँ पे 2 इमेज आ गया n o। और f4 के लिए अगर अपन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो a के लिए इमेज क्या आ रहा है u, b के लिए कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है, b जो एलिमेंट है सेट a में उसके लिए कोई भी इमेज नहीं है, और c के लिए जो है वो w इमेज है। अब इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। ठीक है, अगर अपन देखें तो f1 क्या है, फंक्शन है, f2 क्या है, फंक्शन है, f3 जो है वो फंक्शन नहीं है, f4 भी फंक्शन नहीं है। अब ये सारे फंक्शन क्यों हैं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बी में अवेलेबल है, इसलिए ये फंक्शन है। ए के सारे एलिमेंट का, सेट ए के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बी में अवेलेबल है, इसलिए ये फंक्शन है। ठीक है, f3 फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर अपन ए के लिए एलिमेंट सी देखेंगे तो सी का यहाँ पे 2 इमेज अवेलेबल है। ठीक है, सी के लिए 2 इमेज अवेलेबल है जो कि फंक्शन के कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक प्री इमेज का यहाँ पे 2 इमेज पॉसिबल हो तो वो फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, और f4 में क्या आ जाएगा, बी एलिमेंट
सेट ए में ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो F3 और F4 जो है वो फंक्शन नहीं है, जबकि F1 और F2 यहाँ पे फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, मैपिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन था यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड से भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोलता है, ये अलजेब्रिक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है एक्स एंड वाई में, ठीक है। इट शोज द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ टू सेट्स इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई अगर दो वेरिएबल है तो इनमें रिलेशन बेसिकली अलजेब्रिक फॉर्म में दिखाता है, जहाँ पे एक्स एंड वाई, एक्स जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और वाई क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वाई किस पे डिपेंड करेगा, वाई एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेट यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं कि कैपिटल ए और कैपिटल बी यहाँ पे दो सेट है। कैपिटल ए के लिए एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1 2 3, और कैपिटल बी के लिए एलिमेंट क्या है यहाँ पे 5 7 एंड 9। तो अगर फंक्शन एफ जो है वो ए से बी डिफाइन है, ठीक है, फंक्शन जो है वो ए से बी डिफाइन है, तो फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, ए के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है यहाँ पे 5, 2 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 7, और 3 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 9। तो वाई डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे, जो सेट बी के एलिमेंट है वो रिलेटेड होगा सेट ए के साथ में 2x प्लस में 3, जहाँ पे x जो है वो सेट ए को बिलोंग करेगा और y जो है वो सेट बी को बिलोंग करेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये अलजेब्रिक मेथड होता है, और हमें जनरली फंक्शन अलजेब्रिक मेथड में ही गिवन होता है, ठीक है। और लास्ट फॉर्म होता है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट ए फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b can be expressed as a set of order pair in which first element of every element is a member of capital A, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए के सेट में कहीं ना कहीं लाई करेगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो सेट बी को बिलोंग करेगा। एंड एफ इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, ठीक है। अगर एफ जो है वो सेट ऑफ ए बी है, यहाँ पे अगर अपन बोलें तो एफ के लिए अगर अपन एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे ए कॉमा बी के फॉर्म में, और फंक्शन एफ जो डिफाइन है यहाँ पे वो ए टू बी डिफाइन है, तो सेट ए जो होगा यहाँ पे ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए को, और बी जो है एलिमेंट बी जो है वो बिलोंग करेगा यहाँ पे कैपिटल बी को, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, स्मॉल ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड स्मॉल बी इज अ एलिमेंट ऑफ सेट बी। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहना है, टू ऑर्डर पेयर शुड नॉट हैव द सेम एलिमेंट। टू ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। टू ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल नहीं हो सकता है, वो डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। डिफरेंट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन का इनहेरेंट कैरेक्टर क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका थ्रू आउट द डिफरेंशियल कैलकुलेशन, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस तक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक हम इस कंडीशन को यूज करते हैं कि फंक्शन का डोमेन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो इफ अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ऑफ कैपिटल ए टू सेट कैपिटल बी, तो इसको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में क्या लिखते हैं, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी वेयर सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। तो सेट ए जो है उसको डोमेन बोलते हैं ऑफ फंक्शन एफ, एंड सेट बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। सेट बी यहाँ पे कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ होगा। बेसिकली सेट ऑफ एफ इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन एफ। तो जो भी एलिमेंट ए में है, ठीक है, डोमेन में जो भी एलिमेंट है उसका जो इमेज होगा उससे जो सेट बनेगा उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो रेंज को डोमेन के इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली दिखा रखा है कि ये अगर डोमेन है, डोमेन का अगर मैं अपन एफ के साथ इमेज लेते हैं, ठीक है, डोमेन के साथ अगर अपन एफ के साथ इमेज लेते हैं तो वो क्या देगा, रेंज देगा। तो रेंज समटाइम्स कोडोमेन के इक्वल होता है, और समटाइम्स रेंज जो होता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है, ठीक है। रेंज और कोडोमेन कई बार इक्वल्स होते हैं कई सारे फंक्शंस के लिए, जिसको ऑन टू फंक्शंस बोलते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो उसे इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से अब डोमेन के लिए बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि डोमेन बोला है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट। तो अगर फंक्शन एफ एक्स अलजेब्रिक फॉर्म में डिफाइन है तो वो एक्स की जिस भी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा उस एक्स के सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। और रेंज क्या होता है, उन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होगी उससे जो सेट बनेगा उसे क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। जो भी एक्स यहाँ पे डोमेन होगा उसका जो इमेज होगा फंक्शन के साथ में उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन डायग्रामेटिकली देख ले, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए से बी फंक्शन डिफाइन होगा। तो ए का इमेज क्या है यहाँ पे पी, बी के लिए इमेज क्या है क्यू, सी के लिए इमेज क्या है आर, और डी के लिए भी इमेज क्या है यहाँ पे आर, और एस यहाँ पे एस जो है किसी का भी कोई इमेज नहीं है। तो डोमेन अगर अपन देखेंगे तो सेट ए जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए बी सी डी के लिए जो सेट बनेगा वो कैपिटल ए सेट जो है वो डोमेन है। कोडोमेन में बी सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एन एस जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में वो एलिमेंट आ जाएगा जो इमेज है किसी न किसी
एलिमेंट ऑफ ए के लिए, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए किसी न किसी एलिमेंट का जो भी इमेज है उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या आ जाएगा, पी क्यू आर। रेंज में एस नहीं आएगा क्योंकि एस जो है वो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये रेंज डोमेन और कोडोमेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो यहाँ अलजेब्रा ऑफ फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की जो भी लेक्चर्स है वो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल डाउटनट यूट्यूब चैनल या डाउटनट ऐप पे उसके उस लेक्चर को आप देख सकते हैं जो क्रैश कोर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में अगर अपन आगे देखेंगे तो क्या है, लेट एफ and g be the two given function and their domain is defined as capital D of f और capital D of g। ये इसके corresponding f फंक्शन और g फंक्शन के लिए इसका डोमेन हो गया। then the sum difference product and quotient of the function defined as, ठीक है। f of, अगर फंक्शन f और g के लिए डोमेन क्या है, डोमेन कैपिटल D of f एंड कैपिटल D of g। तो f प्लस g ऑफ x, ये जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा f ऑफ x प्लस में g ऑफ x। और डोमेन क्या होगा, ये उस वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइन होगा जो कॉमन डोमेन होगा, ठीक है, जहाँ पे f और g दोनों डिफाइन होगा, ठीक है। तो डोमेन जो होगा इस फंक्शन के लिए एफ एक्स प्लस में जी एक्स के लिए वो क्या होगा, डोमेन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेट डी ऑफ एफ एंड डी ऑफ जी। सिमिलरली डिफरेंस के लिए अपन सेम बोल सकते हैं, एफ ऑफ एफ माइनस जी ऑफ एक्स को बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ एक्स। और डोमेन के लिए सेम कंडीशन आ जाएगा, दोनों डोमेन का जो इंटरसेक्शन वैल्यू होगा वो इस रिजल्टेंट फंक्शन के डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। प्रोडक्ट के लिए भी सेम कंडीशन है, एफ डॉट जी ऑफ एक्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इंटू में जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी विद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ एक्स जो भी होगा दोनों फंक्शन के डोमेन का वो इस रिजल्टेंट फंक्शन का डोमेन होगा। अब अगर अपन कोएफिशिएंट की वैल्यू देखेंगे, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स को बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स, वो यार जी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए क्योंकि जी ऑफ एक्स क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। अगर जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में आ गया तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। और डोमेन जो रिजल्टेंट फंक्शन का होगा वो एज इट इज होगा, दोनों फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन वैल्यू जो होगा वो इस रिजल्टेंट फंक्शन के डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब अगर हमें फंक्शन गिवन है और उसका टेस्ट करना हो कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो हम एक टेस्ट लेते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। फंक्शन को चेक करने के लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसका ग्राफ गिवन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 फंक्शन गिवन है, 1 फंक्शन, 2nd फंक्शन, 3rd फंक्शन एंड 4th फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन गिवन है उसका ग्राफ अगर गिवन है तो हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर वो कर्व के साथ में एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट फंक्शन में अगर अपन देखेंगे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है इसमें ये क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल मींस ये फंक्शन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वही वाली बात होगी जब हमने मैपिंग में देखा था कि कोई एक एलिमेंट जैसे सेट ए है, यहाँ पे अगर ये एलिमेंट ए है और ये लेट से सेट बी है, इसके लिए अगर ए के लिए 2 इमेज आ गया था, लेट से पी आया था और ये क्यू आया था, ये वाली केस हो गया कि अगर कोई ये एलिमेंट ए है, इसका 2 इमेज आ गया, एक इधर क्या आ गया पी और एक इधर क्या आ गया क्यू, तो ये इसके 2 इमेज पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। सेम कंडीशन इसके लिए भी बोल सकते हैं, ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ गया और यहाँ पे 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, 2 और 3 एंड 4, तो टोटल 4 इमेज होगा एक ही एक्स के लिए, डोमेन की एक वैल्यू के लिए यहाँ पे 4 इमेज पॉसिबल है, तो ये फंक्शन नहीं है। जबकि 3rd वाला ग्राफ अगर अपन देखेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब डोमेन के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन के लिए एक ही इमेज आ रही है तो ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। और सिमिलरली ऑप्शन जो 4 ग्राफ है ये भी फंक्शन होगा, बट ये दोनों फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट के 2 इमेज आ रहे हैं सेम फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट अपन बेसिकली इसको बोलते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसे वर्टिकल लाइन बोलेंगे और अगर वो ग्राफ को 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस में एक्स, ठीक है। फंक्शन डिफाइन है यहाँ पे, फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस में एक्स, ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्वांटिटी क्या है, एक्स क्यूब माइनस में एक्स, और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हुई तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो डोमेन के लिए बेसिकली कंडीशन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस में एक्स की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है।
तो अब ये कब पॉसिबल होगा, तो अगर x की वैल्यू 0 ना हो या फिर x² - 1 की वैल्यू 0 ना हो, मीन्स x² की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, विच मीन्स x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल्स टू +-1। तो x के लिए क्या वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू 0 -1 और +1 पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 +1 और -1 पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन क्या होगा इसके लिए, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ -1, 0 एंड 1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर अपन देखेंगे यहाँ पे उन्होंने कहा कि द रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइन एज f(x) इक्वल्स टू cos ऑफ पाई टाइम्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इस फंक्शन के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बट हमें ये कंडीशन मालूम होना चाहिए कि अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है तो ये ऑलवेज किसी न किसी इंटीजर को बिलोंग करेगा, ठीक है, ये किसी न किसी इंटीजर को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर इसकी इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है, इसकी इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब अपन जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की इक्वल, ठीक है। अपन क्या जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो cos थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये भी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, इसकी वैल्यू अपन बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू एक तो 0 पॉसिबल होगा, अगर इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा, इस केस में फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि कॉस के अंदर की क्वांटिटी बेसिकली क्या हो जाएगा 0। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाय पाई 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0 cos 0 की वैल्यू 1, तो रेंज में क्या आ गया 1 तो आएगा ही। अगर इसकी वैल्यू अपन क्या बोलते हैं इवन हो, ठीक है, इवन होगा मीन्स 2m के फॉर्म में होगा, इवन होगा तो बेसिकली 2m के फॉर्म में होगा, m जहाँ पे इंटीजर होगा। तो इस केस में अगर अपन फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2m डिवाइडेड बाय 2 और इंटू में क्या है यहाँ पे पाई, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ m पाई। तो ये cos ऑफ m पाई क्या आ जाएगा, m इंटीजर था तो यहाँ पे m इंटीजर तो मतलब cos 2 पाई भी हो सकता है और cos 3 पाई भी हो सकता है, ठीक है, cos पाई भी हो सकता है, cos 2 पाई भी हो सकता है और cos 3 पाई भी हो सकता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे +-1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे +-1। अगर m की वैल्यू 2 इवन वाली वैल्यू हुई तो वहाँ पे वैल्यू 1 होगी और अगर ऑड वाली वैल्यू हुई तो वहाँ पे उसकी वैल्यू -1 होगी, ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे तो इसकी वैल्यू अगर अपन बोलते हैं कि 2m प्लस में 1 के फॉर्म में हुआ तो ये ऑड वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो cos की वैल्यू क्या हो जाती है 0, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos की वैल्यू क्या होती है 0। तो रेंज में बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे 1 +-1 और 0, तो रेंज में बेसिकली ये एलिमेंट आ जाएंगे -1 0 एंड 1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे मैंने वीडियो में थोड़ी सी चेंज करी थी, ठीक है। तो मैं अभी तक जो आपको प्रॉब्लम्स देता था चेक पॉइंट फॉर द कॉन्सेप्ट, वो मैं लास्ट में एक साथ आपको 8 9 प्रॉब्लम या 10 प्रॉब्लम देता था, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, हर टॉपिक के बाद मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबरिंग करके दिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम आता है यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, इसको यहाँ पे सॉल्व करते। ये बेसिकली क्या है, ये रेंज बेसिकली डिफाइन करेगा इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये रेंज बेस्ड फंक्शन है और ये क्या है प्रीवियस ईयर आस्क प्रॉब्लम है। और इस तरीके से अगर मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 बोलता हूँ तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 का आंसर क्या है आपका, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और फिर हम आपको कमेंट में आंसर करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। और अगर ये प्रॉब्लम आपसे नहीं हो तो आप डाउटनट ऐप पे हमें पूछ भी सकते हैं फ्री में और इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने ये स्टार्ट किया है कि जो क्वेश्चन मैंने चेक पॉइंट फॉर द कॉन्सेप्ट में लास्ट में आपसे 8 to 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन एक साथ पूछता था, वो मैं थ्रू आउट द वीडियो आपसे पूछूं जिससे आपकी मेरी थोड़ी इंगेजमेंट भी बनी रहे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, इसको आप ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 मीन्स PP01 करके आप इसका आंसर बोल सकते हैं कि PP01, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 का और यहाँ पे आगे आप आंसर लिख के बता सकते हैं कि आंसर आपका क्या आया है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट में बोलेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो ये फंक्शंस के चैप्टर की मेजर सेगमेंट हो जाती है, यहीं पे ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फंक्शंस हम रीड कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम सारे फंक्शंस को क्लासिफिकेशन कर दें तो सारे फंक्शन का डेफिनेशन आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी और फंक्शन चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ पे फंक्शन को अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल के फॉर्म में, ठीक है। ट्रांसीडेंटल के फॉर्म में फंक्शन को क्या करेंगे यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन द फंक्शंस व्हिच कंसिस्ट सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशिएंट पावर और रूट ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अगर वो सम के फॉर्म में हो
डिफरेंस के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, क्वोशंट के फॉर्म में हो, या फिर पावर के फॉर्म में हो, या रूट के फॉर्म में हो, किसी भी एक वेरिएबल के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन को फर्दर हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे पॉलिनोमियल और इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, पॉलिनोमियल और इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, वेर ए नोट की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। जो हायर डिग्री ऑफ पावर एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ए नोट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लीडिंग कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि वेयर ए नोट ए वन ए टू अप टू ए एन आर कॉन्स्टेंट वैल्यू, और ए नोट पे कंडीशन आ जाएगी क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट है तो वो जीरो नहीं होगी, और एन जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, इज पॉलिनोमियल और इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के लिए जनरल फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में पॉलिनोमियल फंक्शन आते हैं, ठीक है। तो अगर एफ एक्स इक्वल्स टू सी हो गया और सी कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, जीरो पावर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर अपन देखें तो इसके लिए अगर अपन लीडिंग कोफिशिएंट का पावर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसे जीरो पावर फंक्शन बोलते हैं या फिर कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी क्या होगा यहाँ पे, एक्स की लिए डिग्री क्या हो गया वन, तो इसे क्या बोलते हैं, पावर वन फंक्शन या फिर लीनियर फंक्शन बोलते हैं। और एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर गिवन है तो इसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू पावर या फिर पावर टू या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, वो पावर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रेशनल फॉर्म, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, क्वोशंट ऑफ टू फंक्शन आर नोन एज रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में गिवन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन विच इज नॉट रेशनल, ठीक है। कोई भी फंक्शन या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। जो फंक्शन रेशनल नहीं है अलजेब्रिक में उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल फंक्शन। जैसे रूट ऑफ एक्स क्या होगा, इरेशनल फंक्शन, एक्स की पावर 3/2 वो क्या होगा, इरेशनल फंक्शन। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो ये अब क्या फंक्शन होता है, द फंक्शन विच इज नॉट अलजेब्रिक। अलजेब्रिक के अलावा जो भी फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो अलजेब्रिक के अलावा जो भी फंक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फर्दर फंक्शन को क्लासीफाई करेंगे किसी न किसी दूसरे बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में, और ये ग्राफ की सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होती है, ठीक है, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इवन फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, अगर अब इफ वी पुट माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स इन द गिवन फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो इफ ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करे, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन इज कॉल्ड एज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन अगर अपन देखेंगे तो एक एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स और एक एग्जांपल आ जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसमें अपन देख सकते हैं अगर इस फंक्शन में मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस ऑफ एक्स, और कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल, ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर अपन एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या होंगे, ये क्या होगा यहाँ पे इवन फंक्शन होंगे, ठीक है। और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इवन फंक्शन जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर ये लाइन वाई एक्सिस है यहाँ पे तो इसके अबाउट ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होगी। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में अगर अपन x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वो पीछे माइनस साइन आ जाता है, ठीक है, विच मीन्स एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। जैसे यहाँ पे अगर इसके लिए एग्जांपल देखेंगे तो अपन एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं साइन एक्स या फिर एक्स क्यूब ले सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल साइन एक्स ले सकते हैं या फिर एक्स क्यूब लेंगे। तो एक्स क्यूब में अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, ठीक है, इसमें अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ, ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स विच इक्वल्स टू ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा होल क्यूब, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और इसे लिख सकते हैं माइनस टाइम्स में एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या आ गया, ये ऑड फंक्शन आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑड फंक्शन हो गया। अब अगर अपन देखें इन्होंने क्या बोला है कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ग्राफ ऐसे गया और ओरिजिन के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो ये ऐसे आ जाएगा, और इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इवन और ऑड फंक्शन की कुछ
प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। अगर दो इवन फंक्शन को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट फंक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। एंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज ऑल्सो इवन फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली क्या रिजल्ट आ गया कि अगर दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फंक्शन इवन आएगा, दो फंक्शन का डिफरेंस जो इवन फंक्शन का डिफरेंस जो है इवन फंक्शन देगा, और दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन देगा। एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए भी सेम हो गया, अगर दो ऑड फंक्शन को अगर ऑड ऐड करेंगे तो वो ऑड देगा, और अगर डिफरेंस लेंगे तो वो ऑड ही फंक्शन देगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये थोड़ा सा क्या हो गया, अलग पॉइंट हो गया, तो इसको हम रिमेंबर करेंगे कि अगर ऑड फंक्शन को प्रोडक्ट करेंगे तो वो इवन फंक्शन देगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड इज गिवन एज ऑड फंक्शन, ठीक है। इवन और ऑड को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट फंक्शन क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फंक्शन जो है वो आ जाएगा यहाँ पे ऑड फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या गिवन यहाँ पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो अगर इवन और ऑड को अगर ऐड करेंगे तो फंक्शन जो होगा वो ना ही इवन रहेगा ना ही ऑड रहेगा। एंड इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी फंक्शन इज इवन और ऑड, ठीक है। अगर कोई फंक्शन गिवन है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो इवन या ऑड होगा ही। कुछ ऐसे फंक्शन है जो ना ही इवन होता है ना ही ऑड होता है, ठीक है। नीदर ऑड एंड नॉर इवन, ठीक है। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो ना ही ऑड होगा ना ही इवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक नोट आता है कि जीरो फंक्शन मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एंड ऑड बोथ। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछ दे कि कोई एक फंक्शन जो इवन एंड ऑड दोनों हो एक साथ, तो वो एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है और इसे जीरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ गया प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया यहाँ पे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 आ गया, इसका भी आंसर आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बने, ये भी प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिए। लेट पी एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स डिग्री 2 हो जाएगा, ठीक है। पी एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट पी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड पी एक्स लीव्स अ रिमाइंडर 4 when डिवाइडेड बाय x minus 1, ठीक है। x minus 1 से अगर उसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड इट लीव्स रिमाइंडर 6 when डिवाइडेड बाय x plus 1 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो ये मैं इसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 बोलता हूँ। आप इसका आंसर निकालें और उसको कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी अगर अपन देखेंगे तो फंक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो जैसा कि ये नेम से ही क्या हो रहा है, सजेस्ट हो रहा है कि ये बेसिकली इंक्रीज करेगा इसकी वैल्यू x के साथ इंक्रीज करेगा और इसकी वैल्यू x के साथ डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन इन द डोमेन डी इफ द वैल्यू फंक्शन डज नॉट डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर मीन्स अगर डोमेन की में इंक्रीजिंग फंक्शन इसे बोलेंगे, अगर एक्स की वैल्यू डोमेन की वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज ना हो, मीन्स फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो, ठीक है। जैसा कि नाम से ये सजेस्ट कर रहा है कि इफ एफ x1 इज ग्रेटर देन x2 और x1 x2 डोमेन को बिलोंग कर रहा है, अगर x1 किसी एक डोमेन की वैल्यू x1 की वैल्यू x2 से ग्रेटर है तो f ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। और इफ x1 इज लेस देन x2 तो f ऑफ x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो ये बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होगी। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं, ए फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता है, ठीक है, और ऊपर वाले में इक्वल टू भी आता है। और अगर x1 की वैल्यू लेस देन x2 है, डोमेन x1 x2 डोमेन है, तो f ऑफ x1 की वैल्यू लेस देन क्या होगा, f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन होता है और ये इंक्रीजिंग के लिए डेफिनेशन होता है। सेम इसके रिवर्स में हम डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इफ a function f(x) is said to be decreasing function in domain capital D if the value of function does not increases by increasing the value of x। तो अगर x की वैल्यू मीन्स डोमेन की वैल्यू में x की वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज ना करे। इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 देन f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2 और इफ x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल D मीन्स डोमेन की वैल्यू। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसे बोलेंगे, एज इट इज यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए सेम कंडीशन, यहाँ से इक्वलिटी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अगर x1 की वैल्यू ग्रेटर देन x2 है देन f ऑफ x1 की वैल्यू लेस होनी चाहिए f ऑफ x2 से, और अगर x1 की वैल्यू लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 की वैल्यू ग्रेटर देन f ऑफ
x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल D। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसको वापस से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस हम बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन को कैटेगराइज करते हैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट इफ इट कैन बी एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसको डायरेक्टली अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे तो उसे क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे इधर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स या x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन ऑफ x, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 की पावर x, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली क्या है, x की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो इम्प्लिसिट, अ फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्लिसिट इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगर अपन एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल क्या आ जाएगा, एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स ऑफ वाई बाई 2, ठीक है। एक्स वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स वाई बाई 2, या फिर इसे हम यहाँ पे साइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट, एक्स क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगराइज करते हैं फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आगे हम एक चैप्टर ही डायरेक्टली पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे बस बेसिक डेफिनेशन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन in an interval I if we are not required to lift the pen or pencil off the paper, there is no gap or break or jump in the graph, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल I में कंटिन्यूअस कब तब होगा अगर अपन उस फंक्शन को ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करें, पेन या पेपर या पेंसिल पे, ठीक है। पेंसिल या पेन से पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो हमें पेन को उठाना ना पड़े, ठीक है। मतलब कोई भी ब्रेक ना आए उसके ग्राफ में, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल के लिए बात करूंगा तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ x, ठीक है। ये फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। आगे हम ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं काफी डिटेल्स में, तो मैं यहाँ पे बस बेसिक डेफिनेशन को कवर करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ ब्रेक और गैप और जंप इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट जो है, जो डोमेन के पॉइंट है उस पर अगर उसमें ब्रेक या गैप या जंप है तो उसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू tan ऑफ x, ठीक है। tan ऑफ x में क्या है, ब्रेक है। y इक्वल्स टू अपन क्या बोल सकते हैं, sec ऑफ x, जिसमें क्या है, ब्रेक है, ठीक है। इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें पेन या पेंसिल को पेपर से उठाना पड़ता है, जबकि sin x के ग्राफ को हम बिना पेन को उठाए हुए हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ये हमें आगे इंटीग्रल कैलकुलस तक इसमें इसका एप्लीकेशन आते रहता है, ठीक है। अ फंक्शन इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस बिग ब्रैकेट ऑफ एक्स वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स द इंटीग्रल इक्वल और लेस देन एक्स, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वैल्यू ऑफ एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू को जो कि x के इक्वल हो सकता है या x से लेस होगा, ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई और y इज रिटर्न एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, देन y की वैल्यू क्या होगा, 0। x की वैल्यू अगर 1 to 2 वेरी हो रहा है तो y की वैल्यू क्या होगा, 1। x की वैल्यू अगर 2 to 3 वेरी हो रहा है तो y की वैल्यू क्या होगा, 2 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसके लिए ग्राफ देखूंगा तो यहाँ पे इन्होंने x एक्सिस ले रखा है, ये क्या आ गया यहाँ पे x एक्सिस हो गया, और y एक्सिस अगर अपन देखेंगे तो ये जो है ये y एक्सिस ले रखा है, ठीक है। अब अगर अपन इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो इन्होंने क्या बोला कि अगर x की वैल्यू 0 to 1 है, ठीक है, 0 इंक्लूड है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 0 to 1 है तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 1 पे ओपन हो जाएगा, 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो ये इस तरीके से ये इसको बेसिकली स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये CD की तरह अगर अपन देखेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू x होगा। इक्वल टू कब होल्ड होगा, जब x इंटीजर होगा, ठीक है। इक्वल टू कब होल्ड होगा, जब x इंटीजर होगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू x से लेस ही होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस में 1, ये x की वैल्यू से ऑलवेज ग्रेटर होगी, ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन बिटवीन द वीडियो ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है, इफ सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 8 into cos of x into cos of pi by 6
प्लस एक्स इंटू में कॉस ऑफ पाई बाय 6 माइनस एक्स माइनस 1/2 इज टू 1 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to पाई इज के पाई देन के इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो वापस ये इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आप क्या करें, अटेम्प्ट करें। अगर आपके जो भी सॉल्यूशन है आंसर आ रहे हैं इसको सॉल्व करके वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। और अगर आप में कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस क्वेश्चन को क्रॉप करें और डाउटनट ऐप पे आप पूछ सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पे आपको वीडियो फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा यहाँ पे डाउटनट ऐप पे। तो आप इस प्रॉब्लम को पहले ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, और आपका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो कमेंट में हमें बताएं, और अगर नहीं हो रहा है तो आप डाउटनट ऐप की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शंस आता है, यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि फंक्शन जो होगा वो रिपीट होगा, उसकी वैल्यू जो है वो एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होगा, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो अ फंक्शन इज सेड टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन इफ ईच वैल्यू इज रिपीटेड आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू जो है एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो है रिपीट करेगी। सो अ फंक्शन एफ एक्स will be a periodic if a positive real number t exists such that f of x plus capital T is equals to f of x for all x belongs to domain। यहाँ पे t को हम क्या बोलेंगे, t जो होगा वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ फंक्शन f, ठीक है। ये पीरियड ऑफ फंक्शन f हो जाएगा, t लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा, और इस कंडीशन को होल्ड करेगा कि f of x प्लस t की वैल्यू f of x के इक्वल होगा। तो क्लियरली f of x is equals to f of x plus t, और विच इज रिटर्न एज एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, विच इज रिटर्न एज एफ ऑफ एक्स प्लस में 3t, और इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस में nt, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2π एंड पाई। तो साइन के लिए पीरियड क्या होता है 2π, कॉस के लिए पीरियड 2π, और टेन के लिए पीरियड क्या होता है यहाँ पे पाई। अब मैं यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। इफ अ फंक्शन एफ एक्स हैज पीरियड t, तो इसका इस वाले नोट का काफी यूज आता है यहाँ पे क्वेश्चंस में, ठीक है। इफ अ फंक्शन f हैज अ पीरियड t देन f ऑफ nx के लिए पीरियड क्या आ जाएगा, कैपिटल T बाय n, और f ऑफ x बाय n के लिए पीरियड क्या आ जाएगा यहाँ पे nt, और f ऑफ ax प्लस b के लिए पीरियड क्या आ जाएगा t अपॉन में मोड ऑफ a, ठीक है। ये यहाँ पे इसके लिए इसके पीरियड के लिए डेफिनेशन होता है, ठीक है। इसका हम एप्लीकेशन यहाँ पे ग्राफ में दिखा रखा हूँ, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इफ अ पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेम, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स का पीरियड सेम है और कैपिटल टी है, देन द पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस बी टाइम्स में जी एक्स विल ऑल्सो बी टी। तो इन दोनों का जो समेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं फंक्शन एफ और जी को, ठीक है। एफ और जी का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसका पीरियड भी सेम ही होगा अगर दोनों फंक्शन का पीरियड सेम है। तो इफ अ फंक्शन एफ एक्स हैज पीरियड t1 एंड जी एक्स हैज पीरियड t2 देन द पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस में जी, इसका जो अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या आ जाएगा, बेसिकली वो आ जाएगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 प्रोवाइडेड जो t1 t2 का एलसीएम है वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अगर फंक्शन एफ एक्स के लिए पीरियड t1 है और जी एक्स के लिए पीरियड क्या है t2 है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के लिए जो पीरियड होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, जहाँ पे t1 t2 का एलसीएम डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो ग्राफ ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स बाई 2 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x, तो इसका पीरियड कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि साइन एक्स के लिए पीरियड क्या होता है, साइन एक्स के लिए पीरियड होता है यहाँ पे 2π, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू को क्या कर दिया, x बाई 2 कर दिया, इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो x बाई 2 कर दिया, तो इसके लिए पीरियड क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके लिए पीरियड आ जाएगा यहाँ पे 4π, ठीक है। इसके लिए पीरियड क्या आ जाएगा यहाँ पे 4π, इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये सेकंड नोट पॉइंट का जो सेकंड पॉइंट था, ठीक है। और अगर साइन ऑफ 2x ले रहे हैं तो इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा पीरियड में, और उसका पीरियड होगा पाई, जिसके लिए यहाँ पे ग्राफ दे भी रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे ग्राफ दे भी रखा है। तो यहाँ पे हम एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि आपका थ्योरी जो है वीडियो के साथ तो कवर हो ही जाए, और थ्योरी को पूरा कवर करने के लिए, पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस प्रॉब्लम की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की बना इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को फाइंड आउट करें, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई को फाइंड आउट करें, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी प्रॉब्लम के लिए आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में हमें सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। आपकी के लिए जो भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, और आपको अगर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डाउटनट ऐप पे इसे पूछ सकते हैं क्रॉप करके, ठीक है। आप क्लिक करें फोटो को और क्रॉप करें और आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन इंस्टेंटली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन डिफाइन इन कैपिटल R
all set of real number. Then for a given value x is equals to a, the value of function fx can be obtained by substituting x is equals to a in it. It is denoted by f of a. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, लेट्स से अगर अपन देखें अपने पास अगर फंक्शन लेट्स से f of x is equals to cos of x डिफाइन है, ठीक है, तो एट x is equals to π/2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे f of π/2 से, ठीक है, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे cos of π/2 और cos of π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो बेसिकली f of π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, मतलब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू π/2 पे क्या होगा 0, और इसे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इक्वल फंक्शन, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए मैं इसको साथ कवर कर रहा हूँ। If function f is defined from a to b and g is defined from c to d are called equal if and only if, ठीक है, तो f और g, f जो डिफाइन है यहाँ पे a to b और g जो डिफाइन है c to d, ये इक्वल होगा अगर एंड इफ एंड ओनली इफ डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g, ठीक है, फंक्शन f और g के लिए डोमेन सेम हो, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ g, g और f की दोनों को कोडोमेन भी सेम हो, और थर्ड कंडीशन है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड होगा तभी हम फंक्शन f और g को इक्वल फंक्शन बोलेंगे। सबसे पहले हम दोनों फंक्शन के लिए डोमेन चेक करेंगे, उसे इक्वल होना चाहिए, दोनों फंक्शन के लिए कोडोमेन चेक करेंगे, उसकी वैल्यू इक्वल होना चाहिए, और किसी भी वैल्यू ऑफ डोमेन के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो उसे हम इक्वल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया प्रॉब्लम 5, ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे 5, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन fx यहाँ पे डिफाइन है 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस में sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइन है, देन f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू, तो बिल्कुल सिंपल सा क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉन्सेप्ट के साथ में अटैच किया, ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करें और इसका आंसर भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन टाइप आता है यहाँ पे 1-1 फंक्शन और इंजेक्शन, ठीक है, इसे हम इंजेक्शन या इंजेक्टिव भी बोलते हैं या फिर 1-1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, नाम से ही ये अपने डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है, ठीक है। इफ अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b इज सेड टू बी 1-1 फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b, ठीक है, अगर डोमेन के किसी भी डिफरेंट एलिमेंट को हम कंसीडर करेंगे तो उसके लिए हमें डिफरेंट इमेज आना चाहिए, तभी हम फंक्शन को 1-1 बोलेंगे, ठीक है। लेट अगर डोमेन में x1 x2 दो एलिमेंट है, ठीक है, x1 x2 सेट एक एलिमेंट को लिया है, मतलब डोमेन को लिया है, तो अगर x1 x2 डिफरेंट एलिमेंट है, मीन्स अगर ये इक्वल नहीं है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है, अगर x1 x2 डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन में तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी डिफरेंट होगी, तभी उसे 1-1 बोलेंगे। और अगर फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो रही है मीन्स वो एलिमेंट क्या होगी, इक्वल होगी। अगर f ऑफ x1 इज टू f ऑफ x2 हो रहा है व्हिच मींस x1 x2 जो है वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तभी इस फंक्शन को 1-1 बोलेंगे। तो अगर मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल देखेंगे तो a के लिए एक इमेज है u, b के लिए एक ही इमेज है v, c के लिए एक ही इमेज है w, तो ये 1-1 हो गया। सिमिलरली p के लिए यहाँ पे एक ही इमेज है y, q के लिए यहाँ पे एक ही इमेज है w, और r के लिए भी एक ही इमेज है x, तो ये भी क्या आ गया 1-1, तो ये दोनों फंक्शन यहाँ पे 1-1 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ 1-1 फंक्शन के लिए, 1-1 फंक्शन जैसे अगर अपन देखें तो f ऑफ x इक्वल्स टू x 1-1 फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b ये भी 1-1 फंक्शन है, और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ax की पावर n प्लस b जो है वो 1-1 फंक्शन होगा अगर n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स ये भी क्या है यहाँ पे 1-1 फंक्शन है, इसको डिफाइन कर सकते हैं। और एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बेसिकली 1-1 फंक्शन होता है, ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 1-1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेनी वन फंक्शन, ठीक है, 1-1 का जस्ट रिवर्स ऑपोजिट फॉर्म ऑफ फंक्शन। इफ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड मेनी वन इफ 2 और मोर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए, डोमेन के 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज पे फंक्शन की सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू उसकी सेम होगी, तो डोमेन के 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर फंक्शनल वैल्यू सेम है तो उसे मेनी वन बोलेंगे, ठीक है। देयरफॉर इफ फंक्शन ए टू बी डिफाइन एज मेनी वन इफ x1 इज एंड x2 आर नॉट इक्वल्स बट फंक्शनल वैल्यू क्या है उसका इक्वल है, ठीक है। यहाँ से अपन मैपिंग फॉर्म में देखेंगे तो a के लिए इमेज क्या है यहाँ पे p, a के लिए इमेज p और b के लिए भी इमेज p, a और b क्या है डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन बट उसका इमेज क्या है यहाँ पे सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेनी वन हो जाएगा। अब c के लिए इमेज q दे रखा है जो कि डिफरेंट है। सिमिलरली इस मैपिंग में देखें तो p और q यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है जिसका इमेज क्या है a, और r s और t यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है जिसका एलिमेंट क्या है यहाँ पे इमेज b, तो ये दोनों फंक्शन क्या आ गया मैपिंग फॉर्म में क्या आ गया मेनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके एग्जाम्पल अगर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू सी कॉन्स्टेंट वैल्यू,
एक्स की कोई सी भी वैल्यू लेंगे फंक्शन की वैल्यू सी ही आएगी, तो ये मेनी वन हो गया। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन की वैल्यू अगर वन और प्लस वन माइनस वन पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, प्लस वन प्लस टू पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, तो फंक्शन मेनी वन हो गया। सिमिलरली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, प्लस माइनस थ्री पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, प्लस माइनस फोर पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, ये भी सेम, प्लस वन पे फंक्शन की वैल्यू वन और माइनस वन पे भी फंक्शन की वैल्यू वन। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस में मोड ऑफ एक्स, ये भी क्या है, मेनी वन फंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 आ गया। यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम चाहता हूँ कवर करने को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल आर टू माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव होगा, ये यहाँ पे क्या है डिफाइन करना, ठीक है। यहाँ पे ये सर्जेक्टिव वाला क्वेश्चन भी आ गया, बट सर्जेक्टिव मैं यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर वीडियो देखने के बाद भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। सर्जेक्टिव में अभी जस्ट आगे ऑन टू इनटू फंक्शन को बताने वाला हूँ, उसके बाद इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर्स को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे करें और सर्जेक्टिव फंक्शन को एक बार पढ़ ले, देख ले क्या है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे आ गया ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव, ठीक है। ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव, ठीक है। अब फंक्शन एफ ए टू बी इज ऑन टू if each element of B has a pre-image in A such that f inverse of y belongs to capital set A and for all y belongs to capital set B is on to। in other words, ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ा सा क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो बेसिकली ऑन टू फंक्शन को हम ये जान सकते हैं कि अगर रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन अगर सेम हुआ, ठीक है, रेंज और कोडोमेन अगर सेम हुआ, इक्वल हुआ, तो उसे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मैपिंग के थ्रू अगर अपन देखेंगे तो इस वाले मैप के अकॉर्डिंग अगर रेंज देखेंगे तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट है, एल एम और एन, ठीक है। और कोडोमेन में अगर अपन देखें तो ये सेट जो होगा ये बी सेट है और ये सेट ए है, और ए से बी अगर फंक्शन डिफाइन है तो बी क्या होगा, कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और बी में कौन कौन से एलिमेंट है, एल एम और एन। तो रेंज और कोडोमेन यहाँ पे इक्वल है, मीन्स ऑन टू फंक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर अपन देखेंगे तो इस वाले मैपिंग के लिए अगर अपन रेंज देखेंगे तो रेंज क्या है यहाँ पे, पी क्यू और आर, ठीक है। पी क्यू और आर क्या है यहाँ पे, इसके रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेंज और कोडोमेन यहाँ पे इक्वल होगा, तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स जो है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। कैसे, इसके लिए अगर अपन कोडोमेन देखेंगे तो कोडोमेन क्या है यहाँ पे, आर गिवन है, और इसका रेंज क्या होगा, इसके लिए अगर अपन रेंज देखेंगे तो रेंज भी आर होगा, ठीक है। रेंज भी ऑल रियल और कोडोमेन भी ऑल रियल, तो फंक्शन ऑन टू हो गया। सिमिलरली ए एक्स प्लस में भी ये भी क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ए एक्स प्लस में भी ये भी ऑन टू फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये भी ऑन टू फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स, ये भी ऑन टू फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ये भी ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि इसका कोडोमेन क्या गिवन है, रियल वैल्यू पॉजिटिव, और इसका रेंज भी क्या होगा, आर पॉजिटिव, और रेंज और कोडोमेन इक्वल मीन्स ऑन टू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन अगर अपन देखेंगे तो अब फंक्शन ए टू बी इज इनटू इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी व्हिच इज नॉट द एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर अपन देखेंगे तो अगर रेंज की वैल्यू जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोई सा भी एक एलिमेंट कोडोमेन में बच ही जाएगा जिसका जो रेंज में नहीं आएगा, ठीक है। अगर अपन एरो डायग्राम से देखेंगे तो इसके रेंज में कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। जो पहले वाले मैप के, इसके लिए अगर अपन रेंज देखेंगे तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट है, एल और एन है, ठीक है। रेंज में कौन कौन से एलिमेंट है, एल और एन, क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पे इसके इमेज है, एफ इमेज यहाँ पे अवेलेबल है, एल और एन के लिए एफ इमेज अवेलेबल है, तो ये रेंज हो गया। और कोडोमेन में क्या आ गया, एल एम और एन, तो रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं है। सेम यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो एन एलिमेंट जो कोडोमेन में, इसका कोई भी एफ इमेज नहीं है, ठीक है। इसके लिए कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं है ये सेट में, तो ये भी क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। और इनटू फंक्शन के अगर अपन एग्जांपल देखेंगे तो एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो इसका रेंज क्या है यहाँ पे, सॉरी कोडोमेन क्या है, ऑल रियल, और इसके लिए अगर अपन रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या आ जाएगा पे, रेंज आ जाएगा यहाँ पे आर पॉजिटिव। तो रेंज क्या आ गया, ऑल रियल पॉजिटिव, और कोडोमेन क्या आ गया, ऑल रियल। और सिमिलरली इसके लिए भी अगर अपन रेंज देखेंगे तो रेंज इसके लिए क्या होता है, आर पॉजिटिव, और कोडोमेन क्या बना है, ऑल रियल की बना है, ठीक है। कोडोमेन ऑल रियल और रेंज आर पॉजिटिव जो कि इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन। लेट ए बी द एनी सेट एंड फंक्शन एफ ए टू ए बी डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दैट इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मैप्ड बाय इटसेल्फ, f is called identity function and it is represented by I of a. Let a be the set containing element x y z, तो इसका जो f इमेज होगा वो x y z ही आएगा। तो बेसिकली इस आइडेंटिटी फंक्शन के जो ऑर्डर पेयर सेट होगा वो क्या होगा, x, x,
y कॉमा y और z कॉमा z। तो x के लिए इमेज क्या होगा x, y के लिए इमेज क्या होगा f इमेज y और z के लिए भी f इमेज क्या होगा z। तो इसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन अगर अपन देखेंगे तो y इक्वल्स टू x जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके लिए डोमेन क्या होता है ऑल रियल और रेंज भी क्या होता है ऑल रियल और कोडोमेन भी इसके लिए क्या होगा ऑल रियल होगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन है लेट f डिफाइन है यहाँ पे a टू b एंड g डिफाइन है यहाँ पे b टू c। ठीक है, b2 फंक्शन देन कंपोजिट ऑफ f एंड g define as gof of function defined from a to c define gof of x is equals to g of f of x for all x belongs to a। ठीक है, बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो ये अगर यहाँ पे मैपिंग से अगर अपन देखेंगे तो ये क्या है यहाँ पे सेट a, ये क्या है यहाँ पे सेट b और ये क्या है यहाँ पे सेट c। तो a से b क्या था f डिफाइन था और b से c जो है वो g डिफाइन था। तो गोफ जो डिफाइन होगा, ठीक है, g ऑफ f ऑफ x वो a से c डिफाइन होगा। गोफ के लिए डोमेन क्या होगा a और कोडोमेन क्या होगा c। तो ये कंपोजिट फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसके नोट पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा, नोट में क्या बोल रहा है कि फंक्शन गोफ will exist only when range of f is a subset of domain of g। ठीक है, तो बेसिकली रेंज ऑफ f के लिए रेंज अगर अपन देखेंगे तो वो एलिमेंट क्या होगा 1 2 एंड 3 और ये क्या होना चाहिए ये सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो g का डोमेन ये था, तो g के लिए जो रेंज ऑफ f होगा वो g के डोमेन का सबसेट हो। ठीक है, तभी गोफ एग्जिस्ट करेगा। गोफ ऑफ x इज सिंपली द g इमेज ऑफ fx। ठीक है, गोफ बेसिकली क्या है, ये जो fx की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये fx के लिए वैल्यू ये आ रही है, इसका g इमेज, g के साथ अगर आप इमेज लेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो pqr आ जाएगा और ये गोफ ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड फॉग डज नॉट एग्जिस्ट हियर बिकॉज रेंज ऑफ g इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। फॉग डिफाइन नहीं होगा क्योंकि सेम कंडीशन पॉइंट नंबर 1 को इसने यहाँ पे पॉइंट नंबर सी में दिखा रखा है कि रेंज ऑफ जी जो है, ठीक है, रेंज ऑफ जी जो है वो नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अब मैं इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं कंपोजिट फंक्शन के। ठीक है, इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन देन फॉर कंपोजिट टू फंक्शन फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गोफ। ठीक है, अगर एफ और जी दो फंक्शन है तो फॉग और गोफ जो है वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन डजंट ओबे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच को एफ ऑफ जी ऑफ ओ एच लिख सकते हैं। ठीक है, एंड कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू 1 1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट एंड विल बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अगर दो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, एफ और जी दो 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो उसका कंपोजिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा और उसका कंपोजिट फंक्शन जो भी होगा वो भी 1 1 और ऑन टू ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो और प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8, और ये दोनों क्वेश्चन जो है ये कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जेई के क्वेश्चन, जेई मेंस के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करें, अटेम्प्ट करें और आपका जो भी सॉल्यूशन आंसर्स आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप डाउटनट ऐप पे इसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन तो सबसे पहले बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए इनवर्स डिफाइन होता है। बाइजेक्टिव क्या होता है 1 1 एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना होता है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक कंडीशन होती है। इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, बी 1 1 एंड ऑन टू, देन द मैपिंग ऑफ एफ इनवर्स बी टू ए which associated with each element small b is the set containing the element containing b is the element of set b with element a all value of a such that f of a is equals to b is called inverse of function such that f is defined from a to b। तो f अगर डिफाइन है यहाँ पे a to b तो इनवर्स क्या डिफाइन होगा b to a, और f इनवर्स ऑफ b की वैल्यू जो है वो a के इक्वल आएगा, और अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ a की वैल्यू जो है वो b के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इनवर्स फंक्शन अगर अपन देखें यहाँ पे तो ऑर्डर पेयर कैसे डिफाइन होगा, अगर f डिफाइन है a टू b में, ठीक है, अगर यहाँ से मैं देखूँ अगर f डिफाइन है यहाँ पे, f के लिए डिफाइन करते हैं यहाँ पे a टू b सच डेट a कॉमा b जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, जहाँ पे सेट a जो है, ठीक है, ये f को बिलोंग कर रहा है और a जो है वो कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है और b जो है वो कैपिटल B को बिलोंग कर रहा है। तो इनवर्स क्या डिफाइन होगा, इनवर्स के लिए आ जाएगा f इनवर्स जो है वो b कॉमा a सेट को बिलोंग करेगा सच डेट a कॉमा b जो है वो f को बिलोंग करेगा। तो ये इसका इनवर्स डेफिनेशन होता है। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है,
तो इन्होंने क्या बोला कि इनवर्स फंक्शन ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो इनवर्स फंक्शन हम किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, और इनवर्स जो भी आ जाएगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, और इनवर्स जो होता है यूनिक होता है, ठीक है। अगर कोई एक फंक्शन गिवन है बाइजेक्टिव तो उसका इनवर्स एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं कि कोई एक फंक्शन गिवन है तो उसके हम 2 डिफरेंट इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन जो है वो वापस से फंक्शन दे देगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन जो है वो फंक्शन को की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इफ f and g are two bijection such that gof exist then gof of inverse को हम क्या लिखते हैं, f inverse of g inverse, ठीक है। अगर f और g दोनों क्या है यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन है, f और g दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है तो, और गोफ अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो गोफ ऑफ इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक है। इफ f इज a to b इज बाइजेक्टिव एंड f इनवर्स b to a इज एन इनवर्स ऑफ f देन f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a और f ऑफ f इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b होगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या आ गया, कंपोजिट फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी आ गया वेयर आई ए इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए एंड आई बी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन सेट बी। तो ये इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन डिफाइन करता हूँ। सबसे पहला मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, इसकी वैल्यू x होगी अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और इसकी वैल्यू माइनस x होगी अगर x लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और मेनिमन फंक्शन है। और ये मेनिमन फंक्शन कैसे है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो फंक्शन की एक वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से फंक्शन की 2 वैल्यू आ जाएगी, डोमेन की 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन की सेम वैल्यू आएगी। इवन क्यों है, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसके लिए डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल, और रेंज क्या है, रियल पॉजिटिव, ठीक है। रियल पॉजिटिव वैल्यू इसका रेंज है, और कोडोमेन ऑल रियल है तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो y इक्वल्स टू इस ब्रैकेट से इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर गिवन है तो उसको उसके इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के सम के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। लेट अगर x लिखा हो यहाँ पे तो x को क्या लिख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, x माइनस में इंटीजर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करती है, ठीक है। तो इसके लिए डोमेन क्या होता है, ऑल रियल, डोमेन ऑल रियल, और रेंज क्या होता है 0 to 1, ठीक है। और इसके लिए ग्राफ में अपन यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 बाउंड होगा और 1 पे ओपन होगा, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड क्या होता है 1 होता है, और ये मिनिमम फंक्शन भी होता है और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और इसकी वैल्यू जो है हर इंटीजर पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 0 होती है एवरी इंटीजर वैल्यू पे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x, ठीक है। सिग्नम ऑफ x को बेसिकली डिफाइन करते हैं यहाँ पे मोड ऑफ x अपॉन x। सिग्नम x के लिए डेफिनेशन होता है यहाँ पे मोड ऑफ x अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू 0 होती है फॉर x इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू x होगी अगर x ग्रेटर देन 0 होगी, और इसकी वैल्यू माइनस x होगी इफ x लेस देन 0 होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा इनकरेक्ट गिवन है, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होगी अगर x ग्रेटर देन 0 है, और इसकी वैल्यू -1 होगी अगर x लेस देन 0 है, और x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 0। तो बेसिकली अगर इस फंक्शन को देखेंगे तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होती है, मींस ऑड फंक्शन हो जाएगा, मिनिमम फंक्शन हो जाएगा, और डिसकंटिन्यूअस तो है 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो डोमेन इसके लिए ऑल रियल हो जाएगा, और रेंज में इसके एलिमेंट आ जाएंगे -1 0 और 1। -1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए, +1 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए, और 0 एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली डिफाइन करती है यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू log बेस a x, ठीक है। अब लॉग की बेसिक डेफिनेशन हमने 11th क्लास में पढ़ रखी है कि अगर बेस की वैल्यू a जो है वो 1 से ग्रेटर हुआ, ठीक है, बेस की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हुआ तो ये इंक्रीजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, और इसके लिए डोमेन क्या होता है ऑल पॉजिटिव, और रेंज क्या होता है ऑल रियल, और ये इसके लिए ग्राफ होता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस होता है और 1 1 होता है, ठीक है। 1 1 फंक्शन मींस ये इंक्रीजिंग भी होगा, और अगर बेस की वैल्यू 1 से लेस हुआ तो ये डिक्रीजिंग लॉग के लिए ग्राफ आता है, और इसके लिए डोमेन तो ऑल पॉजिटिव, और रेंज क्या है ऑल रियल है, और कोडोमेन भी ऑल रियल, और ये कंटिन्यूअस होता है, और ये 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर हुआ तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और बेस की वैल्यू अगर 1 से लेस हुआ तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम डिफाइन करेंगे f(x) इक्वल्स टू a की पावर x। अब a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुई, ठीक है, a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुई तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होती है, और इसके लिए डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑल रियल, और रेंज क्या होता है रियल पॉजिटिव, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और
1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा और 1 1 फंक्शन होगा। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेस होगी। अगर ए की वैल्यू 1 से लेस हुई तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म में कर्व आता है इसके लिए, और इसके लिए भी डोमेन क्या होगा, ऑल रियल, और रेंज क्या होगा, रियल पॉजिटिव, और ये कंटिन्यूस और 1 1 होगा, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस और 1 1 होगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर होता है। तो लास्ट यहाँ पे चेक पॉइंट फॉर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट इस वीडियोज में आया है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 4 और प्रॉब्लम दे रखा है प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अलावा, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अलावा 4 और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है जो कि लास्ट ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और इसका आप आंसर्स हमें कमेंट में बताएंगे, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन करने में तो आप इसे डाउटनट ऐप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर नए लेक्चर के साथ आएंगे क्रैश कोर्स की वीडियो के लिए। वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी, आगे हमने फंक्शन को स्टार्ट किया है तो हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के साथ क्रैश कोर्स के साथ कल फिर नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक आप इन सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, और इस क्रैश कोर्स की वीडियो के थ्रू जाके अगर आपको फंक्शन चैप्टर की किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम द डाउटनट टीम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउटनट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।